हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके बारे में बात कर ली थी। हमने रूल नंबर 5 के बारे में बात की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को रूल नंबर 5 तक सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एसआई प्रीफिक्स की। और इस एसआई प्रीफिक्स के बाद इसी लेक्चर में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक हमने रूल नंबर 5 तक पढ़े हैं, रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 5 तक। और हमने इससे पहले जो डायमेंशन निकाला था, यूनिट निकाला था, वो सब हम करने वाले हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो जो जो मुझे लगेगा कि भाई ये एक्स्ट्रा कराना चाहिए आपको, तो वो मैं यहां पे करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम बात करते हैं एसआई प्रीफिक्स की। अब देखो एसआई प्रीफिक्स क्या होते हैं, समझना इसको। ठीक है, क्लियर। नाम टॉपिक है इसका एसआई प्रीफिक्स। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि मैं अगर बोलता हूं, सपोज करो मैंने आपको बोला, सपोज ऐसा आप मान लो कि कालियाबिड, भाई कालियाबिड से लेकर ऐसा आप मान लें भगवती सर्किल। ठीक है, भगवती सर्किल तक का जो डिस्टेंस है वो है, कितना डिस्टेंस है भाई, कालियाबिड से भगवती की सर्कल तक का डिस्टेंस कितना है, 3000 मीटर। कितना, 3000 मीटर। ऐसा मैंने मान लिया। मैंने क्या बोला, कालियाबिड से लेकर भगवती सर्कल तक का, भाई कालियाबिड आपको पता है भावनगर में, भगवती सर्कल भी आपको पता है भावनगर में। कालियाबिड से लेकर भगवती सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो है 3000 मीटर। ठीक है, पर आप नॉर्मली क्या बोलोगे भाई, आपसे कोई पर्सन पूछेगा कि भाई यहाँ पे कालियाबिड से लेकर भगवती सर्कल तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप 3000 मीटर तो नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, देखते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं 3000, भाई कालियाबिड से लेकर भगवती सर्किल तक का डिस्टेंस कितना है, 3000 मीटर, है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको अगर मैं इस 3 जीरो को अलग लिख दूं, 3 इंटू ऐसा कर दूं इंटू मीटर। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये क्या चीज है बच्चों, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, क्या लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, क्योंकि 3000 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। तो आपको दिख रहा है यहां पे कि ये जो 1000 है ये एक प्रीफिक्स बन गया। क्या बन गया, प्रीफिक्स, यही प्रीफिक्स, क्या प्रीफिक्स है यहाँ पे, किलो। ये किलो ही क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स है। ठीक है, बात समझ आ रही है, ये किलो ही क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स है। तो अगर मैं यहां से बोलूं किलो, यानी किलो इज द, यानी के इज द प्रीफिक्स, के ही क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं यहां से 3, तो इसको क्या लिखेंगे हम यहां से, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। शॉर्ट में हम जनरली भी यही बोलेंगे, कितना बोलेंगे इसको, 3 किलोमीटर। क्या बोलेंगे, 3 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। अब देखो ऐसा आप समझ लो, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। एग्जाम्पल नंबर, ये तो हो गया 1, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी लेते हैं, उसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। मान लो सपोज, ऐसा आप मान लो, सपोज डायामीटर सबको पता है, व्यास बोलते हैं उसको। ठीक है, डायामीटर ऑफ अ वायर यानी तार इज 0.05 मीटर। कितना, 0.05 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा। देखें अब ये मीटर में है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, तो देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.05 मीटर। ठीक, अब इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या जाएगा, क्या ऐसे 0 जाएगा, नीचे कितने हैं 0 जाएंगे, 1 2, यानी 2 0 जाएंगे, इनटू मीटर होगा। अब इस 100 को अगर ऊपर ले जाएं तो क्या 5, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 2, भाई 100 2 0 है ना, तो 10 की पावर कितना हो गया 2।
और अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 इंटू कितना होगा 10 की पावर -2 मीटर बराबर। बात समझ आ रही है? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अब आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो कुछ चीजें मैं पहले से बता देता हूं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो अगर, है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रफ कॉलम में लिखना इसको। तो अगर इसको इधर ले जाए 100 को, तो ये 1/100 हो जाएगा मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1/100। और इस 100 को अगर ऊपर ले जाएं तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 10 की पावर -2। तो ये जो 10 की पावर -2 है ना बच्चों, ये हो जाएगा अपना सेंटी। क्या हो जाएगा? सेंटी। सेंटी एक प्रीफिक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? बोलो। 5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? सॉरी, 10 की पावर -2 को सेंटी लिख दिया तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आप नॉर्मली भी मैथमेटिक्स में इतना कर सकते हो। तो ये सेंटी क्या चीज है बच्चों? ये है प्रीफिक्स। ये क्या चीज है? प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसी तरह की प्रीफिक्स हमें पढ़नी है और उनको याद रखना है, बराबर। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करें और दोनों एग्जाम्पल को आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए, नोट कर लिया। चलिए, तो आगे बताऊं मैं जितने भी प्रीफिक्स थे। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। कालिया, मैंने ऐसा माना कालियाबेड़ से भगवती सर्किल तक 3000 मीटर होता है, तो आप 3000 मीटर तो नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे इसको? 3 किलोमीटर, किलोमीटर में ही बोलोगे। तो किलो क्या हो गया यहाँ पे? प्रीफिक्स। ऐसे ही डायामीटर ऑफ वायर, आप क्या करोगे? इस इतनी बड़ी इतनी छोटी वैल्यू को मीटर में बोलना तो नहीं चाहोगे, आप किस में बोलना चाहोगे इसको? 5 सेंटीमीटर में। तो हमने सेंटी यहाँ पे प्रीफिक्स ले लिया। तो इसी तरह के कुछ प्रीफिक्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। चलिए, हटा दो इसको। बात समझ आ रही है सबको? देखिए, चलिए देखिए, चलो देखो। तो अब हम यहां पे एसआई प्रीफिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसआई प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेना एसआई प्रीफिक्स। ठीक है, ये टेबल बनानी है आपको। क्या बनानी है? टेबल बनानी है एसआई प्रीफिक्स की। ठीक है, तो क्या करना है आपको? इस तरीके से एक टेबल बनानी है। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहां पे? ऐसे, ठीक, इस तरीके से। इसको अलग बना लेना। अब देखिए, पहली जो टेबल है वो देख लेते हैं हम। यहां पे लिखना है आपको पावर ऑफ 10। ठीक है, क्या लिखना है आपको? पावर ऑफ 10। ठीक है, 10 की पावर। ठीक, यहां पे लिखना है हमें प्रीफिक्स। ओके, यहां पे क्या लिखना है हमें? सिंबल, बराबर। तो देखते हैं कैसे कैसे लेना है, वो भी देख लेते हैं। एक, दो, चलिए देखिए,
ठीक है, आज याद करना बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे, 10 की पावर यहाँ लेंगे 1, 10 की पावर यहाँ लेंगे 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 18। ठीक है, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या बोलते हैं इनको? 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं इसको? डेका। 10 की पावर 2 को बोलते हैं हम हेक्टा। ठीक है, 10 की पावर 3 को बोलते हैं हम किलो, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया। 10 की पावर 6 को बोलते हैं हम मेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गीगा। ठीक है, ये हो जाएगा गीगा, फिर हो जाएगा टेरा, फिर हो जाएगा अपना फेमटो, और ये हो जाएगा अपना एक्सा। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, सिंबल है डी, डी ए हो जाएगा ये एच, किलो का कैपिटल के, मेगा का कैपिटल एम, गीगा का कैपिटल जी, टेरा का कैपिटल टी, फेमटो ई। ठीक, तो ये याद रखना है यहाँ से। इसी के साथ एक टेबल और बनानी है, किताबों में एक साथ दी जाती है, मैं अलग से बना के दे रहा हूँ। तो आप ये टेबल एक ही टेबल है, बस एक साथ लिखनी है अपने को इस तरीके से। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पे हम लिखते हैं पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -18, है ना। 10 की पावर कितना, नीचे से लिखते हैं हम, ऐसे याद रखना। 10 की पावर -18, क्योंकि ये छोटा होता है। 10 की पावर हो जाएगा -15, 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1। बराबर। तो ये याद रखना है। 10 की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, वो तो सबको पता होगा, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। यहां पे लिखेंगे हम प्रीफिक्स, बराबर। यहां पे लिखेंगे हम सिंबल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं। 10 की पावर, इससे ऊपर से चलते हैं। 10 की पावर माइनस, इसको लिखते हैं हम डेसी। क्या लिखते हैं? डेसी। ये प्रीफिक्स है, याद रखना। 10 की पावर -2 को लिखते हैं हम सेंटी। 10 की पावर इसको लिखते हैं हम मिली, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 10 की पावर इसको बोलते हैं हम माइक्रो, इसको बोलते हैं हम नैनो। नैनो के बाद आता है पीको, और फिर आता है फेमटो, और फेमटो के बाद आता है एटो। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? फेमटो, यहाँ फेमटो नहीं आएगा। क्लियर? नोट कर लें इसको। सिंबल में बना देता हूँ। डेसी का डी आता है स्मॉल डी, सेंटी का सी आता है, मिली का स्मॉल एम आता है, माइक्रो का स्मॉल माइक्रो ये ऐसे म्यू आता है, नैनो का स्मॉल एन, पीको का पी। ठीक है, फेमटो का एफ और एटो का ए। तो ये यहाँ पे पेटा हो जाएगा। ओके, तो नोट कर लें इसको। स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर डालें। ठीक, ओके। ये ना बच्चों, इसको एफ की जगह वो कर लेना पी, ना कैपिटल पी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। इनको काम आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो काम आते हैं वो ये आते हैं अपने ऊपर वाले, ये जैसे अपने ये हो गए ना डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, यहाँ तक काम आते हैं। ज़्यादातर ये ऊपर वाले काम नहीं आते, यहाँ से ये काम आते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो तक।
ठीक है, पिको तक भी आ जाते हैं काउंट। ठीक है, तो याद जरूर रखने हैं आपको, जैसा आपको बताया जाए। तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर डालें। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, क्लियर? सारे जो भी थे रिप्रेजेंटेशन वो भी डिनोट कर दिए मैंने, सिंबल। चलिए तो हटा दें इसको। चलिए तो देखें, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, फिर इसके बाद हम कुछ मिसचेनियस क्वेश्चन यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए, चलिए अब देखिए, देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द, या ऐसे लिखिए, कन्वर्ट ऑल इन मीटर। किस में करना है? मीटर में। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, बराबर मीटर एम। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन क्या है देख लो। पहला है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 मिलीमीटर, ठीक, तीसरा है 7 नैनोमीटर, ठीक है, माइक्रो ले लो, चलो माइक्रोमीटर। चौथा है 50 नैनोमीटर, ठीक है। फिर ले लो, नैनो ले लिया, और क्या ले सकते हैं? 6 मेगा। मेगा मत लो, एक काम करो, ले लो डेसीमीटर, ठीक है, तो डेसीमीटर ले लो। 6 ले लो, लास्ट क्वेश्चन 15 पिकोमीटर। क्या ले लो? पिको मत लो, एक काम करो, ले लो ऐसा ले लो, हेक्टोमीटर ले लो। क्या ले लो? हेक्टोमीटर। चलो ठीक है, चलो तो करें क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इजी, सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? सेंटी क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। तो बोलो सेंटी का मतलब कितना? 10 की पावर -2 मीटर। ये लो, हो गया, आसान सा है, 10 की पावर -2। दूसरा आ जाओ भाई, दूसरा क्या लिखा है? 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम? 10 को मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर कितना? -3, याद होना चाहिए। तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 10, ये 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 1 ये गया, तो 10 की पावर कितना बचेगा? -2 मीटर, ठीक है। क्योंकि देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1 माइनस का 3, तो ये 1, ये कितना होगा? -3 + 1 कितना होता है? -2। तो ये आ गया अपना। तीसरा अपना क्या है? तीसरा क्या है? 7 माइक्रोमीटर। कितना? 7 माइक्रोमीटर। तो 7 माइक्रोमीटर को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो का मतलब 10 की पावर कितना? -6 मीटर। ये लो, आ गया आंसर। फोर्थ है अपना 50 नैनोमीटर। कितना? 50 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब 50 को ऐसे रहने दें, नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। ऐसे ही लिख दें, आप चाहें तो 0 हटा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, 5 × 10 की पावर -8 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 डेसीमीटर। तो 6 डेसीमीटर का मतलब 6 × 10 की पावर कितना? -1 मीटर, ठीक है, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 15 हेक्टो। तो हेक्टो का मतलब क्या था? 10 की पावर 2 मीटर। ये लो, क्लियर, समझ आई बात? सेंटी और हेक्टो में डिफरेंस है, ये -2 है, ये +2 है, 10 की पावर। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रीफिक्स याद हो तो, ठीक है। तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करें और इसको
नोट कर डालें, ठीक है। चलिए हटा दो, ओके। चलिए देखिए आगे बात करते हैं हम। तो मैंने आपको बोला था यहाँ तक अपना ये वाला टॉपिक कवर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला आधा टॉपिक कवर हो चुका है। अभी हमारा इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। उसके बाद अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ लिख लेना आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। रिवीजन हो रहा है ये, ठीक है, जिससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम इधर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहला है f इज इक्वल टू, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ऐसे लिखें, फर्स्ट नंबर डाल के लिखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं बता दूंगा आपको क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैसे आता है। इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो सेकंड है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, ठीक। तीसरा है अपना स्पेसिफिक हीट। क्या, स्पेसिफिक हीट, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। क्लियर। तो ये 3 हैं, इनको हम देखेंगे, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, चलो प्लैंक कांस्टेंट। क्या लेते हैं बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको आने वाले चैप्टरों में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर ये कहाँ से आए। कुछ फॉर्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में पढ़े हुए हैं आपने 9th-10th क्लास में, और कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको ये फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे, उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। अब आने वाले चैप्टरों में एक चैप्टर आप पढ़ने वाले हो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा है भाई, न्यूटन्स के बारे में आपको पता होगा। एप्पल गिरा था, पेड़ से एप्पल गिरा था, और फिर न्यूटन ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें एक चैप्टर और पढ़ोगे ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं जिसको, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, वो बात बताई थी न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली कि भाई ये एप्पल नीचे गिरा तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बॉडी आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे आकर्षण होता है, यानी दो बॉडीज में, यानी दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, समझ आ रही है मेरी बात, डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, दोनों बॉडी में अट्रैक्शन होता है। यानी कि मैं बोलूंगा एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये मार्कर नंबर 1, ये मार्कर नंबर 2, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया r, तो दोनों के बीच का जो होगा, जो फोर्स लगेगी, वो कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। देखो कैसे, जैसे मान लो, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे, बाकी तो आपको आगे आने वाले चैप्टरों में ये सब बताया जाएगा डिटेल में। मान लो ये मार्कर नंबर 1 है जिसका मास m1 है, इनके बीच का डिस्टेंस r, ये मार्कर नंबर 2 है जिसका मास m2 है। दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है ना बच्चों, वो लगती है Fg। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन ने ये बोला था
कि देखो ये वाला मास इस वाले मास पर एक फोर्स लगाएगा इधर Fg, और ये वाला मास इस पे एक फोर्स लगाएगा Fg। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रही है बात? तो ये फोर्स थी, इसको डिटेल में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बराबर। तो अब देखो यहां से हमें इस G का, ये G क्या है, G भाई F तो क्या है, फोर्स है यानी बल। G क्या है यहाँ पे, ये G ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बराबर। तो ये बात अभी याद रखनी है, बाकी सब वैल्यू वगैरह वो आपको चैप्टर में बता देंगे। तो हमें तो इसका डायमेंशन बनाना है, तो क्या करना होगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, F, इस R स्क्वायर को इधर ले जाए, Fg का मतलब फोर्स होता है, इंटू क्या लिखेंगे, इंटू लिखेंगे R स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना, G। ऐसा लिख सकते हैं। देखो R स्क्वायर को इधर ले गया, इंटू में चला गया, m1 m2 डिवाइड में चले गए, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराए हैं, m1 L1 T-2 बराबर, और T-2 है ना, ठीक है। R का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है, L, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो, लेंथ में, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो तो, मास को किस में लोगे, डायमेंशन के हिसाब से, m1 में, कैपिटल M1 में, फिर m2 को भी किस में लोगे, कैपिटल M1 में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1, देखो एक m1 से एक m1 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो यहां से क्या बचेगा, L1, और L2 कितना होगा, L3 T⁻², और अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू कितना, G। तो G बराबर कितना, ये m1 ऊपर जाएगा तो m की पावर कितनी हो जाएगी, -1। सबको पता है नीचे m की पावर +1 है, तो ऊपर जाके m की पावर कितनी होगी, -1। L3 T⁻² इज इक्वल टू कितना, G। ये लो, समझ आई के बाद ये अपना डायमेंशन निकल गया, वेरी इजी। बात समझ में आई? तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा भी होगा कि F बराबर दो मासेस के बीच में, दो दल के बीच में एक फोर्स लगती है जो कि अट्रैक्ट करती है दो मासेस को, उस फोर्स को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और उससे एक G मिलता है, वो G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण, क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल, और इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? या गुजराती में बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण अचड़, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या बोलते हैं इसको, अचड़ बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या होता है, तो उसके बारे में बताते हैं। भाई कूलम नाम से एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, कूलम नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कूलम फोर्स का नियम दिया। क्या दिया, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कूलम का एक नियम दिया। उन्होंने ये बोला कि दो चार्जेस, चार्ज के बारे में पढ़ा है आपने, चार्जेस के बारे में, ठीक है। चार्ज क्या होता है ये बता देता हूं। दो तरह के चार्ज आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बोलूं तो कूलम ने, है ना, कूलम ने बोला था, सेम इसी की तरह लो, उसने बोला था कि ये एक Q1 चार्ज है और इधर एक Q2 चार्ज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस है R। देखो सेम है बिल्कुल, ये M1 है, ये M2, इनके बीच का डिस्टेंस R। यहां पे M1 की जगह है Q1। Q1 क्या है, चार्ज। Q1 क्या है, चार्ज। Q1 क्या है बच्चों, Q1, Q2 क्या है, चार्जेस, ठीक है, चार्जेस, ठीक है, चार्जेस। तो जो चार्जेस होते हैं, देखो मास तो पॉजिटिव ही होता है, मास तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो नहीं होता कभी, ठीक है। कई बाजार में आप जाते हो तो ऐसा तो नहीं बोलते भाई नेगेटिव, ऐसे ही बोलते हैं ना, आप कोई वैल्यू बोलते हो 10 kg देना, ऐसे तो नहीं बोलते -10 kg आपको हमें कुछ चीज देना, ऐसे तो नहीं बोलते। क्लियर है? तो उसी तरीके से आपको समझना है कि मास इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर होता है, पर यहाँ पे ध्यान ये रखना है, स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश राशि, ठीक है। बताऊंगा ये आगे। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं आगे बात करता हूं तो Q1 Q2 कैसे चार्ज होते हैं, Q1 Q2 पॉजिटिव भी होता है और
नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो हमें कूलम ने ये बात बताई कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, यानी उनके बीच में आकर्षण भी हो सकता है और अपाकर्षण भी हो सकता है, यानी अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्जन भी हो सकता है। आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन, रिपल्जन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिपल्जन का मतलब क्या है, अपाकर्षण, ठीक है। तो यहां पे उसने भी एक फॉर्मूला दिया, उसने ये बोला कि भाई एफ ई बराबर के Q1 Q2 अपॉन बोला उसने आर स्क्वायर, इतनी सी बात बोल दी उसने, समझ आ रही है बात। तो ये बात बोली। अब ये के ही बच्चों क्या है, ये के ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो अभी इतना याद रखें फॉर्मूला कि दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है और उनके बीच की जो फोर्स लगती है उसी को हम कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या हम एफ ई इंटू ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर को इधर ले जाएं, Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के, ठीक है, क्लियर। तो एफ ई का क्या होता है बोलो, एफ ई का क्या होता है बोलो, क्या एफ ई को ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन m1 l1 t-2, और r का कितना होता है l की पावर 2। अगर मैं Q1 की बात करता हूं तो Q1 क्या है, चार्ज। अब याद करो, अब ये तो आपको 10th क्लास में पता होगा कि आपने करंट यानी विद्युत का एक फॉर्मूला पढ़ा था। विद्युत का फॉर्मूला क्या था भाई, विद्युत का फॉर्मूला क्या था, पहले तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें जिससे मैं इसको हटा दूं, ठीक है ना, इसको नोट कर लें जिससे आप याद हो 3rd 4th क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। चलो अभी मुझे बताओ विद्युत का फॉर्मूला यानी करंट का फॉर्मूला क्या था, करंट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, क्या करंट का फॉर्मूला हमने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, ये रफ कॉलम में लिख लेना, I बराबर ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, Q/T, क्या पढ़ा है, Q/T। अब याद करो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये भी बताया था कि 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल और क्या बताया था मैंने आपको, कैंडेला, ठीक है, CD बताया था। तो आपको ये भी याद होगा कि करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी से जितनी भी डिराइव क्वांटिटी होती है वो सब बन जाती हैं। तो यहां से करंट कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो करंट को क्या लेंगे हम, एम्पेयर, क्या लेंगे, एम्पेयर, ठीक है। तो क्या हम Q का निकालना हो, Q देखो वहां Q है ना, ये Q1 चार्ज है, ये भी Q चार्ज होता है, चार्ज अपॉन ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन क्या होता है, टाइम, ठीक है। चार्ज को गुजराती में बोलते हैं भार, ठीक है, भार अपॉन समय, ठीक, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो बोलो, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो I इंटू टी लिखूंगा इज इक्वल टू Q। तो I क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि मास, लेंथ, टाइम, करंट ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट से क्या आता है, एम्पेयर, टाइम से क्या आएगा, T1। तो A1 T1, ये लो Q की डायमेंशन बना ली हमने यहां से, बात समझ आई, मैंने बताया भी था, ठीक है, किसी क्वेश्चन में मैंने आपको शायद बताया भी था, क्लियर। तो ये हम यहाँ पे Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, A1 T1, फिर Q2 की जगह भी क्या आएगा, A1 T1। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये सर 1 2 है तो यहाँ 1 2 नहीं लिखना होता, डायमेंशन में नहीं लिखना होता, बात समझ आ रही है। तो देखो यहां से अगर मैं देखूंगा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देगा K बराबर, देखो तो L की पावर 3 हो जाएगा, है ना, M की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -2, ये A1 ये कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, A2 T2 हो जाएगा ना। तो ये K बराबर यहां से क्या हो जाएगा बोलो तो, K बराबर यहां से क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, M1 L2 L3, T की पावर 2 जाएगा ऊपर, तो T की पावर कितना हो जाएगा, -4, A की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये K बराबर अपना आंसर आ जाएगा, बात समझ आई। फिर बोलता हूं मास
पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। बाकी कहानी आप 12th क्लास में पढ़ोगे बिल्कुल डिटेल में। बाकी अभी ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, Fe बराबर k(q1q2) अपॉन r²। तो यहां से फॉर्मूले में देखो कितनी समानताएं बराबर, तो आप इसको नोट कर लें फटाफट से स्क्रीन को पॉज करके। चलिए तो हटा दूं क्या? चलिए चलिए तो आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था वो भी हम चेक करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा, स्पेसिफिक हीट। तो जो स्पेसिफिक हीट का होता है ना, किसका स्पेसिफिक हीट है ना, ये भी आप थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर पढ़ोगे ना, ऊष्म ऊर्जा ऐसे नाम से चैप्टर पढ़ोगे, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हीट का मतलब ऊष्म, ठीक है, ऊष्म ऊर्जा नाम से एक चैप्टर पढ़ोगे आप। उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे Q = ms डेल्टा T। ठीक है, अब क्या क्या M है, S है, सब बताता हूं। Q जो है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम हीट। क्या बोलते हैं? हीट या फिर एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी बोलते हैं, ऐसा याद रखो, हीट एनर्जी, है ना। अब एक बात बताओ, हीट एनर्जी इसको बोलते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? जो एनर्जी की होगी। हीट एनर्जी लिखा है ना, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या थी? वर्क की डायमेंशन क्या थी? क्या डायमेंशन थी? क्योंकि वर्क की यूनिट थी जूल। वर्क की यूनिट क्या थी? जूल। एनर्जी की यूनिट भी जूल थी। ये सब मैं बता चुका हूं। तो m1 L2 T-2 याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब आपको मैंने डिराइव करके बता दिया, अभी तो याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, हीट की हो गई। m क्या है? m है मास। m क्या है? मास। तो मास के लिए क्या होगा? m के लिए क्या होगा? कैपिटल M1, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके लिए बताओ मुझे S डेल्टा T। ये डेल्टा T क्या है? अपना टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर के लिए हम क्या लेंगे? टेम्परेचर के लिए हम क्या लेंगे? केल्विन। क्या लेंगे डेल्टा T के लिए? डेल्टा T की डायमेंशन क्या होगी? केल्विन। याद करो फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए क्या आता था? केल्विन आता था। ठीक है, और S क्या है? यहाँ पे S है स्पेसिफिक हीट। यही इसकी डायमेंशन निकालनी है, स्पेसिफिक हीट बराबर। तो यही हमें निकालना है, इसको S से डिनोट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं, है ना, आसान सा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। तो करना क्या है हमें? कुछ नहीं, यहां से क्या लिखेंगे? Q अपॉन ये हो जाएगा m इंटू डेल्टा T = हो जाएगा S, क्योंकि देखो m को इधर ले गया, डेल्टा T को भी इधर ले गया। तो Q क्या है? Q का डायमेंशन है ना m1 L2 T-2, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। m का क्या होगा? कैपिटल M1। डेल्टा T का क्या होगा? K1 = क्या होगा? S। m1 से m1 कैंसिल, तो यहां से K1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L2 T-2 K-1 = S। ये लो आ गया आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? K-1। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। आ जाओ भाई फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ये भी आपके लिए नया होगा। क्या बोलते हैं? प्लैंक कांस्टेंट। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल h से, और ये एक फॉर्मूला होता है h, ऐसे याद रखो, hc/λ। क्या होता है? hc/λ। एक फॉर्मूला होता है, E बराबर क्या होता है? hc/λ। क्लियर? क्लियर है बात? तो बस कुछ मत करें, इस फॉर्मूले को अभी के लिए याद रखें। आगे 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, उसमें आपको ये फॉर्मूला बता दिया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, अभी एज इट इज याद रखें। तो देखो E क्या है? यहाँ पे E एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी। E क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, डायमेंशन आपको पता है इसका क्या है? m1 L2 T-2।
c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है, याद है क्या, पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, परावर्तन किरण और वक्रीभवन पढ़ा है ना, उसमें क्या पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या थी स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, बोलो, मीटर से बनेगा L1 और पर सेकेंड से T-1, ये बन गया। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो इसका जो डायमेंशन होता है अभी इतना याद रखें, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ का डायमेंशन क्या है, L1, ठीक है, क्लियर, ओके। तो h का डायमेंशन हमें बनाना है, तो बना लेते हैं, देखते हैं। तो यहां से E इंटू हो जाएगा लैम्डा अपॉन हो जाएगा C। तो h बराबर कितना, देखते हैं, चेक करते हैं। E का क्या होता है, m1 L2, अब तो याद हो गया होगा बच्चों, है ना। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ का होता है, ये भी लेंथ में होती है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, L1 T-1, तो = h हो जाएगा। L1 से एक L1 कैंसिल, T-1 से एक T-1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा m1 L2, एक T-1 कैंसिल, तो ये T-1 बचेगा। ये लो, आ गया अपना, समझ आ रही है बात। तो ये चारों क्वेश्चन हमने एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए। आपके लिए कुछ फॉर्मूले नए हैं, कुछ पुराने हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ साथ सारी चीज भी आपको आ जाएगी, ठीक, क्लियर। तो आप इसको नोट करें। चलिए तो आगे बात करें, स्क्रीन पॉज करें, इसको नोट कर डालें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर यहाँ पे लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपने पास। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, समझना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट निकालना है हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं कोणीय स्थानांतर। क्या बोलते हैं इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, एंगल। दूसरा है अपना एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, कोणीय वेग, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तीसरा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से, बराबर, समझ आ रही है बात। तो ये तीनों का हमें निकालना है, ओके। तो देखते हैं, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब याद करो, मैथ्स में आपको थीटा एंगल का फॉर्मूला याद था क्या, एंगल कैसे निकालते थे। देखो मान लो एक सर्कल था, है ना, मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूं आपको याद आएगा। ये क्या होता था, इसका रेडियस होता था, ये भी क्या होता था बच्चों, इसका रेडियस ही होता था। और इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे आर्क। क्या बोलते थे इसको, आर्क बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, आर्क, है ना। और ये एंगल कितना माना हमने, थीटा एंगल। तो मान लो कोई पार्टिकल ए पर था, कोई बॉडी ए पर थी और ए से आ गई वो बी पर, तो कितनी चली वो, इतनी चली भाई, इतनी तो चली, कितना, आर्क चला। तो आर्क को हम किससे लिखते हैं, एल से। भाई चलने का मतलब वो एल लेंथ में आएगा। तो आप एक चीज समझो, ये फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर होता है आर्क को क्या बोलते हैं वैसे गुजराती में, चाप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चाप। तो आर्क का फॉर्मूला, थीटा का फॉर्मूला होगा आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। रेडियस को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या, ठीक है, यानी कि रेडियस। समझ आ रही है बात।
तो ये बात याद रखनी है। तो आर को किससे लिखेंगे, एल से, रेडियस को किससे लेते हैं, आर से। तो ये थीटा को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये थीटा ही बच्चों क्या है, ये थीटा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यही क्या है, एंगुलर, जैसे एंगल बोलते थे ना आप, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, जो मैथ में एंगल होता था यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, इतनी सी बात समझे आप, ठीक है। तो यहाँ पे एल को किससे करेंगे हम डायमेंशन, लेंथ को किस में लेते हैं, L1, रेडियस को भी किस में मेजर करेंगे, L1, L1 से L1 कैंसिल, बताओ थीटा की डायमेंशन M0, L0 कैंसिल हो ही गया, T0, तो ये कैसी हो गई, डायमेंशनलेस। तो याद ये रखना है, थीटा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, ठीक है। आ जाओ भाई एंगुलर वेलोसिटी पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, एंगुलर क्या है, वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा से। तो देखते हैं ओमेगा का क्या हिसाब किताब है। तो बच्चों ओमेगा का एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे, वो होता है थीटा अपॉन टी। क्या होता है, थीटा अपॉन टी। क्या होता है, थीटा अपॉन टी। जैसे वेलोसिटी का क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी का क्या होता है, वेग का क्या होता है, वेग को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतर अपॉन समय। तो इसका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय स्थानांतर अपॉन समय, कोणीय स्थानांतर अपॉन समय, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कोणीय स्थानांतर अपॉन समय। तो अगर इसका डायमेंशन हमें बनाना है तो बस सिंपल सा, इसका डायमेंशन क्या था, M0, L0, T0 का मतलब 1, T का क्या बनेगा, T1, तो T1 ऊपर जाएगा तो T की पावर कितना, भाई इसका मतलब तो 1 ही होता है, T1 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, T की पावर -1। ये लो बन गया ओमेगा का डायमेंशन। बताओ ये बात समझ में आई। तो ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, T-1। ये लो दूसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इसको डिनोट किससे करते हैं हम, अल्फा से। तो अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग अपॉन समय, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग अपॉन समय। बस वैसे ही रिलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, कितना डायमेंशन आया ओमेगा का, T-1, और टी का क्या होता है नीचे वाले टी का, T की पावर 1। T की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, T की पावर -1 इंटू T की पावर -1, ऊपर भी -1, तो ये कितना हो जाएगा, T की पावर, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो अल्फा का डायमेंशन कितना आया, T की पावर -2। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट करें। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया सबको, क्लियर है सबको, बात समझ में है। अब आपका होमवर्क ये है, ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद आपका होमवर्क ये है, आपको क्वेश्चन करने हैं HC वर्मा के 1 से लेकर 15 तक। कहाँ तक करने हैं, 15 तक। और जिनको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता है, नया लगेगा, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि लगने वाला है वो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सर इसका क्या फॉर्मूला होगा प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो हम बेटा मैं आपको उसका फॉर्मूला फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी जितना लिखा है उसको नोट करें, क्लियर। बाकी होमवर्क मैंने आपको बता दिया, HC वर्मा का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1, उसमें भी चैप्टर नंबर 1 और उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर एक्सरसाइज में बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको सॉल्व कर रहे हैं। समझ आई बात, ओके, थैंक यू।